मैं न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका नाम है ट्रैप एंड ए सोप ओपेरा। इस मांगा की कुछ स्टोरी आपको बता देती हूँ। हमारी फीमेल लीड ड्रामा में रिकनेक्ट हो जाती है। ड्रामा वो पहले देख रही थी, वो रिकनेक्ट हो जाती है जिसमें वो विलेनस थी। उसमें 3 मेन लीड थे। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। हमें एक ऑफिस सिखाया जाता है जहाँ पर ही एक वुमेन वहाँ से प्यार हो रही थी। यही हमारी फीमेल लीड है, विलेनस के रूप में यहाँ रिकनेक्ट हुई है। ये दिखाया जाता है कि पीछे से एक एम्प्लॉय बोलता है, प्रेसिडेंट आज सुबह की मीटिंग तैयार हो गई है। फीमेल लीड बोलती है ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचूँगी। मीटिंग का रूम दिखाया जाता है जहाँ फीमेल लीड बोलती है, मैंने सारे टीमों के रिपोर्ट देख लिए हैं, इसलिए अब हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। बाहर का सीन दिखाया जाता है, कुछ एम्प्लॉय बात कर रहे थे, यह सिर्फ मेरी बात है प्रेसिडेंट को हाली रूप से मैजिकल परिवर्तन हुआ है। पहले आग की डायनासोर हुआ करती थी, लेकिन अब वह टीम के लिए पूरी तरह तैयार है और वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। वो बिल्कुल एक आइडल बॉस की तरह है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिल्म लीड को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और गुस्से से वो बोलती है, एक आइडल बॉस, वो माय फूड, यह बिल्कुल अंडे के छिलके पर चलने के जैसा है। मैं लीड डेस्क में अपना सर पटकते हुए बोलती है, सिर्फ मुझे परफेक्ट होना ही है। प्रोग्रेस कोई चुनौती नहीं है, बल्कि जिंदा रहना एक चुनौती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं बस एक शांत और केयरफुल ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन अब मैं एक ड्रामा में फंस गई हूँ। एक भी गलती मेरी जान भी ले सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फीमेल लीड का फर्स्ट लाइफ दिखाया जाता है जहाँ पर फीमेल लीड बोलती है कि अब यह ठीक है, ये आखिरी डिब्बा भी खुल गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने अपना सारा काम कर लिया, मुझे खुशी है कि मैंने ये सब कर लिया है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। ये फ्लैट अब कितना शानदार दिख रहा है। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत भयानक सफ़र तय करना पड़ा। मैं एक ऑस्ट्रेज में पड़ी। मेरे पास आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेरी हिम्मत थी। मैंने अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया और फिर मैं यहाँ आई। मैं यहाँ अपने घर की मालिक हूँ। अपने आप को बोलती है कि तुमने कमाल कर दिया। जिया होनहाब, हमने नाम पता चल गया। जिया बोलती है, ठीक है, आज दिन खत्म होने का समय है, रात के खाने के लिए कुछ बाहर से मंगा लेती हूँ। जिया को कुछ होता है। जिया बोलती है कि ओह फिर नहीं, इन दिनों में मेरा दिल इतना जकड़ा हुआ और दर्द से भरा हुआ क्यों लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेचैनी महसूस कर रही हूँ। शिफ्ट होता है, मैं डिनर टेबल दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ड्रामा देख रही थी जिसमें बोलती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको, मैं तेरा सीन हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा देकर बच निकलो सकते हो। मैं लीड जूस पीते हुए बोलती है अपने मन में, ये बहुत ही नैनो ड्रामा है। अगर मैं होती तो इस तरह जीने की हिम्मत नहीं करती। ये ड्रामाउस के विलन हमेशा गुस्से से क्यों भरे रहते हैं, हर समय गालियाँ देते हैं और झगड़ते रहते हैं। वो आधा से ज़्यादा अपना स्क्रीन टाइम सिर्फ चिल्लाते हुए बिताते होंगे। मौत और विष ब्ला 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 सिर्फ भोगाली घटना नहीं है, बात हमेशा गाड़ी से टकरा के मरने या पेट में चाकू घोंपने की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब ड्रामा को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। भी इसे देखते रहे, इसलिए तो इसे बनाया जाता है। मैं अब बहुत गहरे तक पहुंच चुकी हूँ। मैं भी यह देखना चाहती हूँ कि इसका एंड कैसे होता है। हमें दिखाया जाता है, जिया कुछ इमेजिन करती है, उसे एक इल्यूजन आता है, उसके सामने कोई रो रहा था, उसे एक सामने ही बैठा हुआ था, वो उसे देख नहीं सकती है। वो अपने चेस्ट में हाथ रखती है और वो बोलती है कि क्या उसके दिल में बहुत जोर सा दर्द होता है। वो उससे हिल जाती है। मेरा दिल ऐसा लग रहा है कि अभी ही टूट रहा है। मुझे बहुत असमान दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा दिल अभी मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। दिखाया जाता है कि जिया का पैर स्लिप हो जाता है और वो सामने रखी गई टेबल से उसका सर टकरा जाता है और वो गिर जाती है। उसके सर में चोट लगने के कारण बहुत सारा खून पर्स में बह जाता है।
जिया को अभी तक लगभग होश ही था। जिया बोलती है कि मुझे एम्बुलेंस को कॉल करने की ज़रूरत है, जल्दी से जल्द। आखिरकार मैं इससे गुजर चुकी हूँ। क्या मैं इतनी भयानक मौत से मरूंगी? में दिखाया जाता है कि जिया की मौत हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जहाँ पर ही उसे धीरे धीरे होश आता है। वो किसी जगह लेटी हुई थी। उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? मेरा सर बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। ओह, मैं कहाँ हूँ? क्या ये एक हॉस्पिटल है? कोई बोलता है कि ओह, तुम जग गई हो। हाँ प्रोफेसर, प्लीज़ यहाँ जल्दी आइए। फीमेल लीड दूसरी ओर मुड़ती है। सामने खड़ी हुई लेडी बोलती है कि तुम ड्रामा क्वीन हो। तुम इस बार क्या बात है? तुम स्वयं होम की प्रेसिडेंट हो, क्या यह तुम भूल गई हो? तुम कंपनी चलाने के बजाय अपने कमरे में दुबक के बैठी हो। तुम्हें जवाब देना चाहिए इसका। एन फीमेल लीड बोलती है, क्या हो रहा है? आप कौन हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी गलत इंसान को पकड़ रहे हो। मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, देखो तुम फिर नाटक कर रही हो। तुम मुझे हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रही हो। तो मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? आखिर मैंने प्रोफेसर किन को फ़ोन कर दिया है। यहाँ से हिलने की हिम्मत मत करना। सीरा सेन फीमेल लीड अपने मन में बोलती है कि उसने मुझे अभी अभी क्या कहा? सीरा सेन कहा था। सीरा सेन वही नहीं है जो ड्रामा में पहले देख रही थी। हमें पता चलता है कि जिया रिकनेक्ट हो गई है। तो ड्रामा वो पहले देख रही थी, उसी ड्रामा में वो आ गई है। जिया घबराते हुए अपने मन में बोलती है कि वो ड्रामा के विलेनेस का नाम मैं देख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिया अपने बेड से उसके ब्लैंकेट को हटाते हुए भागते हुए और गुस्से से बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं हो सकती। यह कैसे हो सकता है? उसके सामने रखा हुआ एक मिरर दिखता है। वो उसके सामने जाती है और अपने फेस को उसमें देखती है। अपने फेस को देखते हुए वो अपने फेस को फिर टच करते हुए बोलती है, यह मेरा फेस है, ठीक है। अपने फेस को टच करती है और फिर बोलती है कि लेकिन मेरे फोरहेड में वो निशान कहाँ गया? मैंने अपना सर मेज पर जरूर मारा था। जब मुझे दिल का दौरा पड़ा था तो मैं गिर पड़ी थी। उस टाइम बहुत खून भी बह रहा था। जिया रूम को देखते हुए बोलती है कि यह कमरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जबकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। जिया चौंकते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। हमें बाहर दिखाया जाता है। हम और लेडीज प्रोफेसर से बात कर रही थी। प्रोफेसर बोलता है कि मुझे लगता है कि सर में चोट लगने के कारण शॉर्ट लोड मेमोरी लॉस हुई है। वुमेन बोलती है कि तो प्रोफेसर, हमारी सीरा का क्या होगा? प्रोफेसर बोलता है, इस समय के साथ साथ उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि उसके माथे में ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। अंदर दिखाया जाता है सिया को, तो अपना लगेज पैक कर रही थी और अपने मन में बोलती है कि ये कोई घटिया मजाक ही होगा। आज सिर्फ मेरी मौत भयानक दयनीय हो रही है। आखिरकार अपने घर के खरीदने के बाद मेरी तुरंत ही मौत हो गई, लेकिन मैं रिबॉर्न भी हुई हूँ तेरा सीन के रूप में, तो ड्रामा के विलेनस जैसी दिखाई दी थी। मैं इस सिचुएशन को चाहे जितना भी नकारना चाहूँ, लेकिन सेरा सेन की मेमोरी धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में लोड हो रही है। ड्रामा की विलेनेस की यादें, तरह तरह की भयानक घटनाएं करना और मेन लीड फीमेल लीड को धमकाना। इस यादों के अनुसार मैंने सेरा को उस मोड़ में वश में कर लिया है जहां पर उसने पहले ही बहुत सारे दुर्घटना कर ली है और मेन फीमेल लीड को सताने की कोशिश में लगी है। यह ठीक उसी समय की बात होगी। इसका मतलब अपकमिंग स्टोरी लाइन में एनस की सीरा सेन की मौत मेन लीड की द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। वो फीमेल लीड के प्यार करते थे और विलेनस का अंत का सिर्फ भयानक मौत होता है।
जिया चिल्लाते हुए बोलती है, वो वाकई ही ये कोई हेल से कम नहीं है। अपना लगेज पैक कर लेती है और बोलती है कि ना कि मेरी जवानी सिर्फ कठिन रही और मैं बेवकूफ़ दिल के दौरे से कर भी गई, लेकिन अब मुझे एक शैतान औरत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह किस तरह का एक घटिया मजाक है। जिया को दिखाया जाता है जो विंडो से छलांग मार लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, बस मुझे उस गेट से आगे निकलना है। मैं पहले भी नीचे से उठकर ऊपर आने का प्रयास की हूँ, मैं निश्चित रूप से फिर से ऐसा कर सकती हूँ। बिना कुछ लिए फिर से शुरू करना है। इस विलेनेस की ज़िंदगी जीने से हार्ड वर्क की ज़िंदगी आसान होगी। हमें दिखाया जाता है सेरा सिन के हाथ कोई पीछे से पकड़ लेता है। सेरा जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे दीवार में पुश कर लिया जाता है और बोलता है कि कोई तुमको क्या लगता है तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। सेरा सिन का हाथ कोई पकड़ लेता है। सेरा उसका फेस देखकर अपने मन में बोलती है कि तो रोन ली है। उससे मिलने का सबसे अच्छा समय हुआ था जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी। हमें इसके बारे में बताया जाता है लड़का रोन ली है। इस ड्रामा के 3 मेन लीड में से एक ये भी है। वह देवन जोंग के नाजायज संतान है। सेवोंग समूह के स्थापक। अपनी मॉम को खो देने के बाद बेहद हताश होने के बाद सोयोंग आ गया था। आश्चर्य रूपजनक से चेन ओवन में दिव्यांगन अध्ययन जोन से समान दिखाई दी और के संरक्षण बन गए। उन्होंने संरक्षण कंडक्शन की उपाधि प्रदान करने में उसकी मदद की, लेकिन सेरा सिंह एंगवांग ग्रुप की असली उत्तराधिकारी थी। इस वास्तविक को स्वीकार नहीं कर सकी। सेरा को दिखाया जाता है जिसके हाथ वाइन की बोतल रहती है और वह वाइन की बोतल से सोयोंग को हिट कर देती है, जिससे उसके बहुत खून निकलने लगता है। सेरा बोलती है, तुम जैसे बेवकूफ़ को क्या हक है एंगोंग इंडस्ट्री को देखने का भी। तुम अपनी माँ की तरह अपनी शकल सूरत पर टिके रहने की कोशिश कर रहे हो। ढीठ बदमाश, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें प्रेसिडेंट बनने की। सेरा बहुत गुस्से से बोल रही थी, तुम ऐसे सोच रहे थे कि मैं तुमको कंपनी सौंप दूंगी। दिखाया जाता है कि रोयंग के सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। सेरा चेयर उठाकर उसे मारने जाती है और बोलती है कि मैं सब कुछ वापस ले लूँगी, भले ही मुझे तुम्हें मारना क्यों न पड़े। हमें बताया जाता है और इसी तरह सेरा और संयोग आपसी नफरत के रिश्ते में बंध गए। वो दोनों एक दूसरे को नष्ट करने के लिए बेताब थे। सारा के लगातार हस्तक्षेप और यातना को सहन करने के बाद सोयोंग की मुलाकात उस फीमेल लीड से होती है जो उसी तरह की स्थिति में है और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन जब सारा का अत्याचार उसके लिए असहनीय हो जाता है, फीमेल लीड बोलती है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा अब नहीं रुकेगी। रो गुस्से से बोलता है, मैं इसकी सारी देखभाल करूँगा, जो होगा आगे मैं देखता हूँ। इसके बाद रो सेरा की मर्डर का प्लान बनाता है, इसे एक कार एक्सीडेंट के रूप में बदल देता है और सेरा मर जाती है। प्रेजेंट में आता है। सेरा अपने मन में रोते हुए अपने मन में बोलती है कि ओ छोड़ो भी, मैं ऐसा सच में नहीं मरना चाहती हूँ। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेरा बोलती है कि क्या तुम मुझे अब छोड़ोगे। रऊ बोलता है, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो। सेरा बोलती है, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ। का मतलब है कि हमारी उत्तराधिकारी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हमें सब कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, फिर तुम्हें कभी मेरा फेस भी नहीं देखना पड़ेगा। क्या यह तुम्हारी जीत नहीं है? तो क्या तुम मेरा आप हाथ छोड़ सकते हो। इसको रो ही बोलेंगे, ठीक है। वो गुस्से से बोलता है कि तुम किस तरह का प्लान बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या मुंह बनाते हुए बोलती है, प्लान? कसम से मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये सब बेकार लगता है, ठीक है। खैर तुम अपने सर की चोट के बारे में भी मजाक कर रही थी, है ना।
रो और गुस्से से बोलता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। सेरा के हाथ को और कस के पकड़ लेता है। सेरा को दर्द होता है, करती है आउच। तो बोलता है, सुनो, मुझे ही तुम्हारी सारी गंदगी साफ करनी है और चेयरमैन का भी ध्यान रखना है। क्या तुम सच में मुझे ऐसा कह रही हो कि मैं बस आराम से बैठा रहूं और तुम्हें पागल होते हुए देखूं? सेरा अपने मन में बोलती है कि हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन चलो भी, क्या मुझे सचमुच इस तरह की बकवास भी सुननी पड़ेगी? तो चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत हो गई बकवास। सेरा रो की टाई को पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो मुझे छोड़ो भी, और उसके नाक पर अपने सर से बहुत कस के मार देती है। सेरा बोलती है, तुम सुनते ही नहीं हो, है ना? ठीक है, बस मैं पागल हो गई हूँ। वो अपनी नाक को पकड़ा हुआ था। सेरा बोलती है, क्या किसी पागल इंसान का एक थप्पड़ तुम्हारी मोटी दिमाग पर अपनी बात बैठाने की मदद कर सकता है? लगने के कारण सेरा का भी हेड लाल हो चुका था। रो की नाक भी लाल हो गई थी। सेरा बोलती है, ध्यान से सुनो, मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगी। तो बस मुझे भूल जाओ और मुझे फिर से खोजने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलने के बाद सेरा को फिर से कुछ महसूस होता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि अपने चेस्ट को पकड़ते हुए, क्या क्या हो रहा है? ये फिर से क्यों दुख रहा है? सेरा के चेस्ट में फिर से दर्द होने लगता है और इसी के कारण से वो बेहोश हो जाती है। सेरा को फिर अपने रूम में होश आता है। वो अचानक उठती है और फिर अपने मन में बोलती है कि ये क्या हो रहा है। सेरा अपने चेस्ट को मारते हुए बोलती है, आखिरकार इसका कारण क्या है? में नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां सेरा अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आई थी अपनी मदर के साथ। डॉक्टर बोलता है कि चेकअप में ऐसा कुछ नहीं आया है। सेरा बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब है कि मेरा सीना बहुत दर्द कर रहा था। मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दबाए जा रहा है। डॉक्टर बोलता है, हाँ, मुझे लगता है यह कोई फिजिकल स्थिति हो सकती है। यह अधिक तनाव के कारण भी हो सकता है। दिन शिफ्ट होता है। वो दोनों हॉस्पिटल से अपने घर जा रहे थे। सेरा अपने बाल को पकड़ते हुए बोलती है कि अरे जरा सोचो, यह बहुत निराशाजनक है, मैं मर जाऊंगी। उसकी मॉम सारा को देखते हुए बोलती है, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। बदमाश, अब यह स्पष्ट हो गया, तुम्हें कम से कम रो की शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब तुम बेहोश हो गई थी तभी वही तुम्हें कमरे तक लाया था। सेरा हिचकिचाते हुए बोलती है, मॉम, क्या आपको लगता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए कहीं जा सकती हूँ ठीक होने के लिए? सेरा की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, दोबारा नहीं। तुम कब तक ऐसा करती रहोगी? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हर बार जब तुम ऐसा करती हो, मैं और तुम्हारे पापा कितना पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं? सेरा डरते हुए बोलती है, लेकिन शायद मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे सूट नहीं करता है। सेरा की मॉम बोलती है, पूरी दुनिया तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रही है और इतना सारा ड्रामा के बाद भी हमारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो तुम ही थी जिसने प्रेसिडेंट बनने की जिद की थी और सबसे पहले और जियोंग से एंगेजमेंट की थी। सेरा बोलती है अपने मन में, जियोंग और एंगेजमेंट? उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, जब बात हो ही रही है, क्या तुम जियोंग से कांटेक्ट भी नहीं की हो? मुझे पता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी लव बर्ड जैसे नहीं हो, लेकिन सच में तुम दोनों के बीच एक मैसेज भी नहीं हुआ। शिफ्ट होता है। हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है, जहाँ सेरा बोलती है कि कहूँ तो तुम्हें मेरे जैसा मिलना भी मुश्किल होगा और तुम मुश्किल खड़ी करना बंद करो। सेरा जियोंग को बोल रही थी। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। सच में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो? जियोंग चाओ ड्रामा में से एक और मेन लीड, जो सारा सीन का मंगेतर था। वो अपने शानदार रूप, असाधारण प्रतिभा और शानदार चरित्र के कारण पूरी तरह से कृतज्ञ है। वो सच में बेदाग है, लेकिन जियोंग
अपने से दूर करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम भूल गई हो, हम बस एक बिजनेस पार्टनर हैं और हम इस बात पर सहमत हुए थे कि हम किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। पैसे है माहौल के अलावा और सिर्फ नाम के फियांसे है। ऐसा व्यक्ति जिसने सियोंगकुंग ग्रुप को ध्यान रखते हुए एंगेजमेंट के लिए राजी भरी। सेरा को अपने रूप में दिखाया जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि सेरा की नज़र से बस वो एक नकारा फियांसे है जो उसके साथ तिरस्कार और उपेक्षा की तरह व्यवहार करता है। मैं लीड के नज़रिए से वो एक सज्जन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मैं एक विलेनस हूँ। ऐसे नकारा आदमी से मैं क्यों शादी करना चाहूँगी। तारा ने जियोंग को मैसेज किया था कि मुझे पता है कि ये अचानक हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। और तुम्हारा शुक्रिया सब चीज़ों के लिए। सेरा फिर ऑकवर्ड हंसी हंसती है और मैसेज को सेंड कर देती है। सेरा अपने मन में बोलती है कि ओरिजिनल सेरा सिन को शायद बुरे लड़के ही पसंद आते थे, लेकिन यह मेरा बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। ऐसे ही भाव खाओ बेवकूफ़। सेरा अपने मन में सोचती है कि वैसे मुझे यह आश्चर्य है कि मुझे दोबारा दिल का दौरा किस वजह से पड़ा। सेरा शौक होती है और अपने मन में बोलती है कि ये मत बताओ, क्या ऐसा इसलिए है कि मैं सेरा सिन की भाग को निकाल रही हूँ। खैर, मुझे क्या करना चाहिए। मैं दिल का दौरा पड़ने से मर जाऊंगी या विलेनस मर के जीऊँ और फिर मर जाऊँ। पागल की तरह अपने बेड में इधर उधर होते रहती है। हे भगवान, क्या मुझे अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी न किसी तरह से मर ही जाऊंगी। सेरा के फ़ोन में फिर एक नोटिफिकेशन आता है। सेरा फिर उसे को देखती है। उसके फियांसे ने मैसेज किया था, हम सामने मिलकर इसके बारे में बात करते हैं। सेरा अपने मन में बोलती है कि मुझे लगता है कि मैसेज के जरिए ब्रेकअप करना बिल्कुल ही एक रूडनेस है। ऐसा तो किसी ड्रामा में भी नहीं होता है ना। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है जहां सेरा गई थी। वहां एक आदमी आता है और बोलता है उसे वो करते हुए कि मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। सेरा बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सेरा अपने मन में आसपास देख के बोलती है कि मैं तो बस 10 मिनट के लिए यहाँ बातचीत के लिए आई हूँ। शानदार जगह का मतलब क्या है। अमीर लोग कसम से। हमें दिखाया जाता है कि कोई विंडो की साइड देख रहा था। सेरा सब जगह देखते देखते सीधे की तरफ ही आ रही थी। सेरा का फियांसे बोलता है, ओह तुम ओवरऑल यहाँ आ ही गई। सेरा उसकी ओर देखती है। जियोंग बोलता है कि आओ तुम यहाँ कंफर्टेबल से बैठ जाओ। उसका फियांसे हैंडसम तो है, अच्छा तो दिख रहा है। सेरा ऑकवर्ड सी हंसी हंसती है और अपने मन में बोलती है कि काश असली सिरा ने इस आदमी से प्यार नहीं किया होता, शायद उसकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। सेरा सिन की पतन की कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब जियोंग चोंग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एंगेजमेंट के लिए सहमत होता है। फीमेल लीड के पास वो सच्चा प्यार पाता है। जेवंग से एंगेजमेंट टूटने के बाद सेरा सियोंगकुंग के ग्रुप में फाइनल स्कैंडल में फंस जाती है। एक कायस्थ अपराधी बनकर। इसमें कई सारे झूठे आरोप लगे थे। सोयोंग को जिसे वो चाहती थी वो दोनों को खो देती है। वो उस व्यक्ति को जिसे वो प्यार करती थी उसे भी खो देती है और अपनी ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद कर देती है जहां उसे कोई सहारा नहीं मिलता। शिफ्ट होता है। सेरा अपने मन में बोलती है, सेरा सिन के रूप में जीवित रहने के लिए कीमत में मुझे इस आदमी के साथ उलझने से बचना होगा। जियोंग बोलता है कि तो तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो, लेकिन ऐसा क्यों। सेरा हिचकिचाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करती है। बोलती है कि मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे यह करना चाहिए। चैप्टर एंड हो गया और द ट्रेन द मोस्टर नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। वो अपने सर में हाथ रखते हुए सेरा को बोलता है कि
बस तुम्हें ऐसे ही लगा। एक समय था तुम मेरे से शादी करने के लिए बेताब थी। तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने के लिए भी तैयार थी। और अब तुम अचानक कह रही हो कि तुम ये एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो। मेरा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ बस इतना ही। जियोंग परेशान होते हुए बोलता है, क्या अब ये भी तुमको किसी खेल जैसा लगता है? क्या अब समय नहीं आ गया है? क्या तुम अपनी बचकानी भावनाओं को आजमाते हुए थक गई हो? मैरिज एक तरह का बिजनेस एग्रीमेंट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम आसानी से तोड़कर अपनी मर्जी से समझौता कर सकती हो। सारा बोलती है, क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हो। जियोंग सारा को घूरता है। तेरा अपना फेस थोड़ा साइड करते हुए बोलती है, बिजनेस की इतनी सारी बातों के लिए हमने कोई एग्रीमेंट में साइन नहीं किया है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बीच कुछ चल रहा था। और मैं अब तुम्हें कुछ खास भी पसंद नहीं करती। तेरा को कुछ रियलाइज़ होता है और बोलती, ओ, अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे मत बताओ कि इसके बीच तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग डेवलप हो गई है। जियोंग सेरा को और गुस्से से देखने लगता है। सेरा बोलती है कि फिर ऐसा नहीं लगता है कि तुम भी बहुत बेताब हो मुझसे शादी करने के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो यह बेहतर नहीं होगा क्या हम अभी ही इस एंगेजमेंट को तोड़ दें? जियोंग के आसपास काला ऑरा निकलने लगता है। जियोंग अपने सर में हाथ रख के बोलता है कि ओ, मैं समझ गया। जियोंग सेरा को बोलता है, मुझे परखने की तुम्हारी योजना नई तरीके काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन यह बात यहीं रुक जाती है और मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार शादी आगे बढ़ाऊंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमको अपनी पत्नी मान लूँगा। मुझे विश्वास है कि इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सेरा चौंकते हुए बोलती है, क्या? जियोंग सेरा की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें यहाँ क्लियर कर दी है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि और मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो अगर तुम यहाँ से अभी जा सकती हो। उसका असिस्टेंट बोलता है, इस प्रेसिडेंट मैं आपको बाहर तक छोड़ने में मदद करता हूँ। सेरा चिल्लाते हुए बोलती, एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। असिस्टेंट सेरा को ले जाने लगता है। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इसलिए यहाँ से निकाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई भी जवाब नहीं है? ओ जियोंग, मैं तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं ले रही थी। मैं तुमसे सचमुच में तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। सेरा को रोड में दिखाया जाता है जो पूरे गुस्से में थी। वो जियोंग को गाली दे रही थी, ब्लडी बास्टर्ड, काले कमीने। और अपने मन में बोलती है कि असली सेरा ने जियोंग में ऐसा क्या देखा, उसे एंगेजमेंट ही कर ली। मैं कहती हूँ कि वो अपने शकल और पर्सनालिटी के अलावा कुछ भी और अच्छा नहीं है। बिगड़ा हुआ अमीर घर का बेटा। मुझे यकीन है कि उसके पास और कई और भी बेटर ऑप्शन होंगे। सारा को कुछ ख्याल आता है और बोलती है कि बेटर ऑप्शन? बिल्कुल सही। भले ही मेरा रिमोन एक विलेनस के रूप में हुआ है और मेरे कर्म का हथौड़ा टूटा पड़ा है, अगर मैं बेहतर चुनाव करूं, क्या मैं ओरिजिनल ड्रामा से अलग लाइफ जी सकती हूँ? ये सारी बात सोचकर वो रोड क्रॉस कर रही थी। उसके बाद सेरा सेन को अचानक कुछ रियलाइज़ होता है। सेरा पूरी तरह से चौंक जाती है और अपने साइड में देखती है कि एक कार बहुत तेज़ी से उसकी ओर आ रही थी। सेरा गुस्से से उस कार की ओर देखती है। उसके बाद कार में बैठे हुए आदमी उसको ब्रेक लगाता है। अब ब्रेक लगने के कारण कार साइड हो जाती है। सेरा उस कार को देखती है और अपने मन में बोलती है कि ये क्या बकवास है। सेरा बहुत गुस्से से कार की ओर जाती है और कार के विंडो के पास आकर बोलती है, तो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम क्या मुझे मारना चाहते थे? वो विंडो को ठकठकाने लगती है और बोलती है, ओ बास्टर्ड, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम लगभग किसी को कुचलने के बाद सामने माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास? कार में बैठा हुआ आदमी अपने विंडो को नीचे करता है। सेरा बाहर में ही थी। वो आदमी विंडो को नीचे ही कर रहा था।
हमें कार में बैठे हुए आदमी को दिखाया जाता है। ये भी 3 मेन लीड्स में से एक है। यह आदमी बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तेरा आश्चर्य से बोलती है, क्या प्रॉब्लम है। तेरा गुस्से से बोलती है, अभी अभी तुमने मुझे लगभग कार से टक्कर मार ही दी थी। क्या तुमने अभी तक सिग्नल भी नहीं देखा था। मेन लीड बोलता है, लेकिन तुम अभी घायल भी नहीं हो। तुम तो बच गई, मैंने तो अभी तक टक्कर भी नहीं मारी। तेरा गुस्से से बोलती है, एक्सक्यूज मी। मेन लीड काट देते हुए बोलता है, तुम्हें कोई मेंटल डिजीज हुई है, के लिए कंपनसेट चाहिए तो तुम मेरे वकील से बात कर लो। और वो कार्ड वो नीचे गिरा देता है। सेरा उसकी इस बिहेवियर को देखकर पूरा गुस्सा हो जाती है और अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए अपने बालों को सरियाती है और मेन लीड के कार के डोर पर बहुत कस के किक मारती है, इससे मेन लीड भी हिल जाता है। वो बहुत जोर से किक मारी थी। मेन लीड गुस्से से बोलता है कि ये क्या है। सेरा अपने पर्स से अपना कार्ड निकालती है और अपना कार्ड मेन लीड के ऊपर मारती है और स्टाइल से बोलती है कि डोर का जो भी नुकसान हुआ उसका बिल इस पते में भेज देना। सेरा वहाँ से जाने लगती है गुस्से से और अपने मन में बोलती है कि रूडनेस का बदला रूडनेस ही होता है। वहाँ से जा रही थी, वहाँ के सब पब्लिक बोल रहे थे कि उसका वो केक बहुत ज़बरदस्त था। सेरा अपने मन में बोलती है, ठीक है, मैं अब थोड़ा शर्म महसूस कर रही हूँ, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मेन लीड सारा को ऐसे जाते हुए देखता है, फिर उसका दिया हुआ कार्ड को देखता है, बोलता है सियोंग कंपनी रासेन, और उस कार्ड को किस कर लेता है। बिल्कुल साइको की तरह स्माइल करता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हाँ, सारा अपनी कंपनी आई थी। सेरा अपने मन में बोलती है, तो अब हर दिन मुझे एक पर्सेंट की तरह यहाँ आना होगा हमेशा के लिए। फ्लोर में कितने बिल्डिंग होंगे। सेरा की नज़र दूसरी ओर पड़ती है, जहाँ वो रो को देखती है। रो दूसरे एम्प्लॉय से कुछ बात कर रहा था। सेरा अपने मन में बोलती है, रो ली, जरा सोचे तो हमने कहा था गार्डन में मैं उस दिन जो बेहोश हो गई थी तो लू ही मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया था। हमें रो को दिखाया जाता है जो अपने फोन में कुछ काम कर रहा था। सेरा रो को आवाज देती है, रो तो उसकी आवाज को सुनता है और उसकी ओर मुड़ता है। सेरा बोलती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो हम बात कर सकते हैं। रो उसकी ओर देखते हुए बोलता है, हाँ बोलो। सेरा बोलती है, कुछ खास नहीं, बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी और साथ में थैंक्स भी कहना चाहती थी। मैंने सुना कि जब मैं पहले बेहोश हो गई थी तो तुमने ही मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया था। तब मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहती थी। मुझे उस दिन के लिए अपने बिहेवियर के लिए भी माफ़ी मांगनी है। रो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मजाकिया करने की कोशिश मत करना। लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन गार्डन में सिक्योरिटी कैमरा भी लगे हैं। अगर मैं अपने सामने किसी गिरते हुए व्यक्ति को नज़रअंदाज कर देता और बस मैं अपनी खुशी से चलते रहता तो ये एक लापरवाही होती। तुम्हें इस छोटी सी बात पर मज़ा आ रहा था। ये सारी बातें सुनकर सेरा रू को ध्यान से देखने लगती है। रो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम ऐसा कर रही थी जैसे लगता है कि तुम्हें कोई गोल्ड मेडल मिल गया था। खुद की तारीफ मत करो। तो वहाँ से चला जाता है। सेरा रू को जाते हुए देखकर उसके बाद अपने बालों को सरियाती है और उसके बाद बोलती है कि ओ माय गॉड, मुझे यहाँ बहुत कुछ ठीक करना होगा। सीन स्टार्ट होता है। हमें सेरा को बहुत गंभीर दिखाया जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं ऑफिस में सबसे बेकार व्यक्ति हूँ। एम्प्लॉय मेरे आंखों पे देख भी नहीं पा रहा है। सेरा उसको बोलती है कि आप किससे बात कर रहे हो। एम्प्लॉय घबराते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट, आपका आफ्टर का काम तय हो गया है। फिर सेरा को अपने कंप्यूटर पास दिखाया जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि सारे काम बिना मीटिंग बिना डिस्कस के हो जाती है। क्या मैं यहाँ प्रेसिडेंट नहीं हूँ। मेरी जानकारी के बिना उन्होंने सब प्लान कैसे पार कर दिया। चिप्स होता है। सेरा को कॉफ़ी पीते हुए दिखाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ नाफूसी लगातार मेरी साया की तरह पीछे करती है। कुछ एम्प्लॉय एक दूसरे से बात कर रहे थे। देखो, टीम लीडर वाले सीन के बाद उसने आने का फैसला किया है। मैं बस हंगामा मचा रही थी। वैसे भी वह यहाँ असली काम नहीं करती है। तुम
तुम लोगों ने पहले उन्हें कैंटीन में अकेले खाते हुए कभी देखा था? यह कितना दयनीय है। हमें सेरा का फ़ोन दिखाया जाता है जहाँ से ग्रुप में सब गॉसिप कर रहे थे और कैंटीन में अकेले खाना खा रही है। सेरा अपने मन में बोलती है कि अच्छा, मुझे लगता है कि अगर मेरा भी कोई सेरा जैसा पागल बॉस होता, मैं भी उसके पीछे ऐसे ही गॉसिप करती। लेकिन सच में मुझे अकेले खाने के लिए धमकाना पड़ रहा है। उन लोगों के पास कुछ करने के लिए और कुछ बेहतर काम नहीं है। सेरा अपना सर पकड़े हुए रहती है। ये आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ज़्यादा काम करने के कारण है। आपको इतना भी काम नहीं करना चाहिए। सेरा बोलती है कि मैंने उस पोस्टर का पहले ही ध्यान रख लिया है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। सेरा उसको देखते ही बोलती है, मास्टर बैंक है ना, चीफ ऑफ स्टाफ। सेरा बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी अभी सब चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बोलता है, ठीक है, फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके सूचित करें। ना बोल के वो जाने लगता है। सेरा अपने मन में बोलती है कि मेरी याददाश्त ठीक है तो चेयरमैन सिंह का राइट हैंड है। आश्चर्य है कि उसने इस तरह सीधे मेरे पास आने का क्या मतलब है। अब वह मुझे काम पर किसी कम प्रोफाइल वाले व्यक्ति के बारे में चेतावनी देने आ रहा है। यह बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि मैं अब चुप रहने की योजना बना रही हूँ। सच बताऊँ तो ये इतनी नाराज़ है, उस योजना से ही वो नहीं निपट पाएगी। मैं सेरा को कोई बोलता है कि प्रेसिडेंट, आपके यहाँ कोई एक गेस्ट आया है। सेरा बोलती है कि क्या आपने कहा था कि मेरा आफ्टरनून फ्री है। एम्प्लॉय बोलता है, लगता है कि वो बिना बिताए ही आ गए, लेकिन वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मैं उसे वापस भेज दूँ। सेरा बोलती, ओह, उन्हें अंदर आने दो। सेरा को उस पर्सन को देख के उसका मुंह बन जाता है। वो अपने मन में बोलती है कि मुझे इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एडमिन अंदर ले आता है और बोलता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। सेरा बोलती है कि मुझे उसे भगाने के लिए कहना चाहिए था। सेरा उसे बोलती है, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा है। लीड बोलता है, क्या बात है। सेरा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, ओह, मेरा मतलब है कि तुम मेरे ऑफिस क्यों आए हो। लीड स्माइल करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया था, मुझे लगा कि यह एक ओपन इनविटेशन है। सेरा बोलती है कि अगर यह दरवाजे के मुद्दे में बात है, प्लीज़ मेरे असिस्टेंट से इस बारे में बात करें। ये कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। इस यहाँ फिर आइएगा, अलविदा। मेन लीड स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। और वो सेरा के करीब चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया था। सेरा सेन अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि इस बार मैं अपना कार्ड तुम्हें दे रहा हूँ, ध्यान से रखना, खो मत देना। सेरा उसके दिए हुए कार्ड को देखती है और फिर अचानक से चौंक जाती है और बोलती है अपने मन में, ये क्या है। जियोंगवेंग जियो। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि हमें कोई लड़की को कैद में दिखाया जाता है जो चिल्ला रही थी, अरे बास्टर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो। वो सेरा ही थी जो जियोंग सेरा को कैद करके रखा था। जियोंग सेरा के सामने आके बोलता है, ओ मेरी प्यारी सेरा। सेरा वो जानती थी कि यह संभव है कि वो उसे छोड़ देगा। जिज्ञासा और इच्छा के अलावा किसी और चीज से प्रेरित, सबसे अलग वो सेरा सेब के उपरीत से कैद करता है, उस पर हमला करता है। ऐसा पागल जिसके साथ मैं खुद जोड़ भी नहीं सकती। और सब चीज़ ओरिजिनल ड्रामा के जैसे होती। मुझे उससे बहुत बाद में मिलना था। फीमेल लीड के एंगेजमेंट की पार्टी में हम मिलते। लोग सेरा को बोलता है, क्या हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। सेरा पीछे अपने मन में रोते हुए बोलती है, लगता है कि मैंने स्टोरी गड़बड़ कर दी। स्क्रिप्ट में बताए गए समय से हम पहले ही एक दूसरे से मिल गए। मेरे घटिया गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सेरा आगे की ओर मुड़ती है और झूठी मुस्कुराहट से बोलती है कि चाहे यह बिजनेस मामले हो या नुकसान के दबाव, हर बात के लिए आप मेरे असिस्टेंट से बात करें। सेरा अपने मन में बोलती है, मुझे उसे जल्दी छुटकारा पाना है, इस बारे में और बात नहीं करते हैं। सेरा उसको बोलती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था,
मेरा समय अन्य काम करने में व्यस्त है, मैं आपको सुविधा नहीं दे सकती। जियोंग बोलता है, क्या तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में पेन ड्राइव को ऐसे ऐसे सेक करने लगता है। ये सब चीज पेन ड्राइव में लोड है तो तुमने उस दिन किया था। तुमने मेरी कार में लात मार दी थी, वो सब कुछ। सेरा का मुंह बन जाता है। जियोंग बोलता है, सड़क पर बात हो रही थी कि तुम काफी अच्छी हो। सेरा सेन, सोयोंग ग्रुप की बेकार बच्ची। मैं इसमें बहुत कुछ भी जोड़ सकता हूँ। सेरा और बुरी तरह से हैरान है। जियोंग बोलता है, तुम चाहो तो मैं उसके प्रति और कुछ इंटरेस्टिंग बात जोड़ सकता हूँ। सेरा मुंह बनाते हुए बोलती है, और तुम इसके बारे में क्या बात करने जा रहे हो? सेरा उसके करीब जाती है। मैंने जितना सुना है उतना भी तुम बेवकूफ नहीं लगते हो। मानो तुम बात करने वाले हो। रेड लाइट पर कार तेज से गुजारना तो यातायात ट्रैफिक रूल के खिलाफ है। मेरी हरकतें तुम्हारी पेन ड्राइव में जरूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की गाड़ी चलाने शहर के सीसीटीवी कैमरा पर जरूर कैद हो गई है। उसकी हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घमंडी होके घूमने की? तुम दिन के उजाले में एक आदमी को कुचलने वाले थे। जैसे ही पेन ड्राइव लेने वाली थी वैसे ही मेन लीड पीछे हो जाता है। सेरा बोलती है, क्या सचमुच तुम अब खेल खेलना चाहते हो? मेन लीड बोलता है, खेल? बहुत ट्रांसपेरेंट हो मेरी सेरा। चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम सच में धमकी माफीनामा इतनी दूर तक देने के लिए आए हो? जियोंग स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम कितनी डरावनी शब्द इस्तेमाल कर रही हो। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया हूँ। एक दूसरे से अक्सर मिलते रहेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें हेलो कर दूं। खैर, मेरी एक मीटिंग है, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं सारा, आज बहुत मजा आया। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, तो तुम बस झगड़ा मोल ले रहे हो। मुझे वो ड्राइव दे दो पागल। आवाज सुन के उसका एम्प्लॉय भी पूरी तरह से डर जाता है। सारा शांत होते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, फिर से अफवाह शुरू हो गई। प्लीज अपना काम करे। सेरा अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, मैं क्या सोच रही थी? मेरे पास कोई बहाना नहीं है, भले ही मुझे गुस्सा आ रहा हो। के दरवाजे में लात मार दी हूँ में बैंक शायद मुझे फिर से डांटने आएंगे। सेरा के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। सेरा फिर अपने फ़ोन को देखती है और अपने मन में बोलती है, कौन है? यहाँ तक याद है कि सेरा के साथ ऐसा कोई नहीं था जो उसकी चिंता करे। जियोंग का मैसेज आया था, सेरा प्लीज़ मेरा जवाब दो, सब ठीक है ना? सेरा फिर उसका नाम पढ़ती है और बोलती है, योंग ली। जैसे कि उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक प्लेस दिखाया जाता है जहाँ सेरा आ रही थी और कोई उसका इंतजार कर रहा था। लड़की उसको देखते हुए खुश होते हुए बोलती है, ओ सेरा, तुम यहाँ आ गई। मेरी फ़ोन का आंसर क्यों नहीं दे रही थी? लग रहा था कि तुम बहुत बीमार हो। सेरा चौंक जाती है और अपने मन में बोलती है, सच में बहुत प्यारी है। जियोंग बोलती है, वैसे तुम ठीक लग रही हो, इतनी राहत की बात है। सेरा बोलती है, हाँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियोंग के बारे में बताया जाता है, ये ओरिजिनल ड्रामा की मेन लीड है, सबसे प्यारी। पॉजिटिव वेब में जो सोच सकते हो सब कुछ उसके अंदर है। काइंड, प्रीटी, क्यूट, जेंटल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फीमेल लीड का। सेरा अपने मन में बोलती है, ओरिजिनल ड्रामा में सेरा की जियोंग के प्रति नफरत और ईर्ष्या की कोई भी सीमा नहीं थी। आखिरकार वो उसे मारने का प्लान बना लेती है। इससे मेन लीड के साथ उसका झगड़ा शुरू हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शायद मैं सोंगयूंग के साथ अच्छी तरह व्यवहार करूं, हमारे बीच सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा। शायद मैं कम से कम इस घोटाले से बच सकूं। जियोंग बोलती है, विंडो सीट ठीक है, बहुत सुंदर है, तो वहाँ से गार्डन भी नजर आएगा। अंदर का सीन दिखाया जाता है, तुम अपने ऑफिस के कामों में बिजी थी, मैं सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। सेरा बोलती है, यह वास्तव में इतना भी बुरा नहीं है। जॉन बोलती है, लगातार तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, फिर भी तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, तुम भी मुझे भूल गई। सेरा ऑकवर्ड होते हुए बोलती है, बस मैं इतने लंबे समय के बाद काम पे वापस आई, मैं बहुत बिजी हो गई थी। जियोंग बोलती है, खैर तुम्हें मुझे कॉल का जवाब भी देना चाहिए था, चाहे तुम कितनी भी बिजी हो। 10 साल से पुराने दोस्त अचानक चुप हो जाते हैं तो चिंता होने लगती है। सेरा बोलती है, हाँ, मैं ये जरूर करूँगी, मुझे देखने के लिए शुक्रिया। अपने मन में बोलती है, वो बहुत प्यारी और बहुत थॉटफुल भी। फिर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और बोलती है, न्यू, मुझसे यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई।
यह क्या प्रेजेंट सरप्राइज है। जियोंग बोलती है सभी को हेलो। सेरा उल्लू की ओर मुड़ती है और अपने मन में बोलती है याददाश्त थोड़ी धुंधली हो रही है। लोग सब कौन है? फ्रेंड है शायद। लड़कियों लोग की नज़र सेरा की ओर भी पड़ती है और बोलती है ओ सेरा भी यहाँ है। नहीं लगता कि वो सेरा के साथ इतनी फ्रेंडली है। सारी लड़कियाँ जियोंग को बोलती है कि हम लोग भी तुमको ज्वाइन कर सकते हैं। जियोंग पहले सेरा की ओर देखती है, उसके बाद सेरा कॉफी पीते पीते हुए अपने मन में बोलती है अजीब सी वुमेन यहाँ क्यों आई है। मुझे यकीन है कि वो मेरी कोई बड़ी फैन नहीं है। किसी तरह भी इस ड्रामा से बचना चाहती हूँ। जियोंग उसे प्यार से मना कर देगी। जियोंग स्माइल करते हुए बोलती है हाँ आप लोग हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। सेरा के साथ बैठूंगी। सेरा के अरमान में पानी चला जाता है। लो बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया। सेरा बोलती है प्लीज़ मुझे थोड़ा आराम दो।